9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। क्वेश्चन बल यानी फोर्स। बल क्या है? तो बल वह भौतिक कारण है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। इसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है, उसे बल कहते हैं। उसे बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है, उसे क्या कहेंगे? बल। उसे क्या कहेंगे? बल। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। इसलिए F बराबर m गुना ए। F बराबर m गुना ए। बल कैसे मात्रक? न्यूटन। बल कैसे मात्रक? न्यूटन। अब अगला है बल कितने प्रकार के होते हैं? बल कितने प्रकार के? तो बल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। पहला संतुलित बल और असंतुलित बल। अब संतुलित बल किसे कहेंगे? संतुलित बल किसे कहेंगे? तो जब किसी वस्तु पर विपरीत और समान बल लगता है, जब किसी वस्तु पर विपरीत और समान बल लगता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। उसे संतुलित बल। अब यहाँ पे देखो डायग्राम से समझो। एक कोई वस्तु है, 10 न्यूटन बल इधर लग रहा और 10 न्यूटन बल इधर लग रहा। दोनों बल क्या लग रहा? समान। दोनों बल क्या लग रहा? तो बल संतुलित होगा। अब 10 केजी इधर है, 10 केजी इधर है, दोनों बल क्या है? समान है। कार्य भी यहाँ पे क्या होगा? शून्य। और त्वरण भी क्या है? शून्य। यहाँ पे यानी बल तुम्हारा शून्य लगेगा। अगला पॉइंट है असंतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहेंगे? यह क्या है? तो जब किसी वस्तु पर विपरीत और असमान बल लगता है, जब किसी वस्तु पर विपरीत और असमान बल लगता है, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, इधर 5 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन, दोनों अलग है ना। एक साइड लग रहा है 5 न्यूटन, एक साइड 10 न्यूटन। ये क्या हो गया? असंतुलित बल लग रहा है। क्या लग रहा है? असंतुलित बल। असंतुलित बल कितने प्रकार के होते हैं? असंतुलित बल कितने प्रकार के होते हैं? तो असंतुलित बल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यहाँ पे बल छूट गया। असंतुलित बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श बल। पहला स्पर्श बल। दूसरा दूरी पर क्रिया बल। दूरी पर क्रिया बल। पहला स्पर्श बल देके डैश यानी स्पर्श बल क्या है? तो जब किसी वस्तु को स्पर्श करते हुए बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु को स्पर्श करते हुए बल लगाया जाता है, उसे स्पर्श बल कहते हैं। उसे स्पर्श बल कहते हैं। उसे कौन सा बल कहेंगे? जब किसी वस्तु को स्पर्श करते हुए बल लगाया जाता है, उसे स्पर्श बल कहते हैं। अब स्पर्श बल कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श बल कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
स्पर्श बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है अभिलंब बल। कौन सा बल है? अभिलंब बल। कौन सा बल है? अभिलंब बल। तो अभिलंब बल कहते हैं किसे? किसी वस्तु द्वारा सतह पर लगने वाले लंबवत बल को, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लगने वाले लंबवत बल को अभिलंब बल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लगने वाले लंबवत बल को अभिलंब बल कहते हैं। अभिलंब बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, किसी मेज या टेबल पर वस्तुओं को रखा जाता है तो वस्तु द्वारा मेज या टेबल पर लगने वाले लंबवत बल अभिलंब बल कहलाती है। वस्तु पर लगने वाले लंबवत बल अभिलंब बल कहलाती है। जैसे देखो ये टेबल है, ये मेज है। क्या है? मेज पर कोई वस्तु रखा हुआ है। मेज पर कोई वस्तु रखा हुआ है। ये वस्तु द्वारा नीचे की ओर जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है? लंबवत बल। कौन सा बल है? लंबवत बल। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है प्रत्यायन बल। जब किसी वस्तु पर हमेशा मध्य यानी बीच में, जब किसी वस्तु पर हमेशा मध्य स्थिति में बल लगता है उसे प्रत्यायन बल कहते हैं। उसे प्रत्यायन बल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण, एग्जाम्पल, जब एक स्प्रिंग से वस्तु को जोड़ा जाता है, जब एक स्प्रिंग को वस्तु से जोड़ा जाता है, तब इस वस्तु पर बल आगे की ओर लगाया जाता है। तब इस वस्तु पर बल आगे की ओर लगाया जाता है तो स्प्रिंग फैलती है तथा वस्तु के स्थान में परिवर्तन होती है। और जब स्प्रिंग को दबाया जाता है तो वस्तु के स्थान में परिवर्तन होती है। जब स्प्रिंग को दबाया जाता है तो वस्तु के स्थान में परिवर्तन होती है। जब स्प्रिंग पर से बल हटा लिया जाता है, जब स्प्रिंग पर से बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु प्रारंभ स्थिति यानी मध्य स्थिति में आ जाती है। फिर से, जब एक स्प्रिंग से वस्तु को जोड़ा जाता है तब इस वस्तु पर बल आगे की ओर लगाया जाता है तो स्प्रिंग फैलती है तथा वस्तु के स्थान में परिवर्तन होती है। वस्तु के स्थान में परिवर्तन होती है। और जब स्प्रिंग को दबाया जाता है तो वस्तु के स्थान में परिवर्तन होती है। जब स्प्रिंग पर से बल हटाया जाता है तो वस्तु प्रारंभ स्थिति यानी मध्य स्थिति में आ जाती है। अब जैसे वस्तु ए बी सी, ये मध्य स्थिति में आ गया ए। दूसरा पॉइंट प्रत्यायन बल। प्रत्यायन बल, जब किसी वस्तु पर हमेशा मध्य यानी बीच में, जब किसी वस्तु पर हमेशा मध्य स्थिति में बल लगाया जाता है उसे प्रत्यायन बल कहते हैं। उसे प्रत्यायन बल कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु पर मध्य स्थिति में बल लगाया जाता है उसे प्रत्यायन बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, तो जब किसी
वस्तु को द्रव या गैस में, जब किसी वस्तु को द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। फिर से, जब किसी वस्तु को द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। अगला है चौथा पॉइंट, पेशीय बल क्या है? तो जब व्यक्ति के द्वारा कठिन कार्य किया जाता है, जब व्यक्ति के द्वारा कठिन कार्य किया जाता है, तो शरीर के मांसपेशियों के बीच लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल जब किसी व्यक्ति के द्वारा कठिन काम किया जाता है, यानी हार्ड काम किया जाता है, तो शरीर के मांसपेशियों के बीच लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, तनाव बल। कौन सा बल है? तनाव बल। तो जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर बल लगाता है, तो उस वस्तु में उत्पन्न बल को तनाव बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर बल लगाता है, तो उस वस्तु में उत्पन्न बल को तनाव बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब किसी धागा के दोनों छोर यानी दोनों सिरा को पकड़कर विपरीत ओर बल लगाते हैं, एक छोरा को इधर, एक सिरा को दूसरे तरफ, तो जो धागा रहता है, धागा में क्या जाता है? तनाव किया जाता है। तो ही कहा, जब किसी धागा के दोनों सिरों को पकड़कर विपरीत ओर बल लगाया जाता है, तो धागा में उत्पन्न बल को तनाव बल कहेंगे। धागा में उत्पन्न बल को तनाव बल कहते हैं। जैसे धागा एक बल इधर की ओर लगा रहा है और एक बल इधर की ओर खींच रहा है, तो धागा में क्या उत्पन्न होगा? तनाव। क्या उत्पन्न होगा? उसी को क्या कहेंगे? तनाव बल। क्या कहेंगे? तनाव बल। अगला है क्षीण बल यानी वीक फोर्स यानी कमजोर बल। किसी वस्तु पर लगने वाले कमजोर बल को क्षीण बल कहते हैं। क्षीण बल किसी वस्तु पर लगने वाले कमजोर बल को क्षीण बल कहते हैं। क्षीण बल। अगला है घर्षण बल। कौन सा बल है? तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है या लुढ़कती है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है या लुढ़कती है, तो उसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेना, छिपकली, सरीसृप, जीव जंतु, उसी को क्या कहते हैं? यानी जमीन से सरक कर के लुढ़क कर चलने वाले वस्तुओं को ही क्या कहते हैं? घर्षण बल। पॉइंट नंबर दूसरा, पहला था स्पर्श बल, दूसरा दूरी पर क्रिया बल। तो जब किसी वस्तु पर बिना स्पर्श किए हुए
बल लगाया जाता है उसे दूरी पर क्रिया बल कहेंगे। उससे दूरी पर जब किसी वस्तु पर बिना स्पर्श किए हुए बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दूरी पर क्रिया बल। दूरी पर क्रिया बल। अब दूसरा अगला है, दूरी पर क्रिया बल कितने प्रकार के होते हैं? दूरी पर क्रिया बल कितने प्रकार के होते हैं? तो दूरी पर क्रिया बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है गुरुत्व बल। क्या है? गुरुत्व बल। अब गुरुत्व बल कहें किसे? तो पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। कौन सा बल है? नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और इस प्रकार होने वाले घटनाओं को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। इस प्रकार होने वाले घटनाओं को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। अगला पॉइंट है विद्युतीय बल। अगला पॉइंट क्या है? विद्युतीय बल। तो विद्युत धारा के द्वारा वस्तुओं पर लगने वाले बल को विद्युत धारा के द्वारा वस्तुओं पर लगने वाले बल को विद्युतीय बल कहते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, चुंबकीय बल। कौन सा बल है? चुंबकीय बल। तो चुंबक द्वारा लोहे के वस्तुओं पर, चुंबक देखा होगा, चुंबक द्वारा लोहे के वस्तुओं पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। लगने वाले बल को, चुंबक द्वारा लोहे के वस्तुओं पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। पांचवा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल तब विद्युत धारा के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा विद्युत धारा पर लगने वाले बल को विद्युत धारा पर लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत धारा के द्वारा विद्युत धारा पर लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल। नेक्स्ट पॉइंट यानी छठा, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, पथ मतलब रास्ता, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहती है तो वस्तु पर बाहर से अंदर की ओर लगने वाले बल को, वस्तु पर बाहर से अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु पर वृत्ताकार पथ पर गतिशील, ये वृत्ताकार पथ है, क्या है? गतिशील है, रहती है, तो वस्तु पर बाहर से अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे देखो ये वृत्ताकार पथ है, ये जो गतिशील इस तरह से घूम रहा है, यहाँ पे वस्तु है, अब वस्तु से किधर की ओर लगा है? केंद्र की ओर बल। ये तीर का निशान है किधर दिखा रहा है? केंद्र की ओर, मैंने अंदर की ओर लगा। तो जो वस्तु के दो अंदर की ओर लगा है बाहर से, उसी को क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल।
सातवां पॉइंट, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहती है, तो वस्तु पर केंद्र से, वस्तु पर केंद्र से बाहर की लगने वाले बल को, वस्तु पर केंद्र से बाहर लगने वाले बल को आप केंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आप केंद्रीय बल कहते हैं। सेम टू सी को है। आप केंद्रीय, अभी केंद्रीय बल में क्या था? हाँ, उसमें अंदर था, इसमें अंदर से बाहर की ओर। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहती है, तो वस्तु पर केंद्र से, ये क्या है? केंद्र, केंद्र से बाहर लगने वाले बल को, केंद्र से बाहर लगने वाले बल को आप केंद्रीय बल कहते हैं। आप केंद्रीय बल, जैसे देखो ये वस्तु, ये वृत्ताकार कौन, ये वृत्ताकार पथ है, इसमें यहाँ पे वस्तु है, वस्तु पे कहां से लग रहा है बल? तीर का निशान क्या है? अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, अंदर से, यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? आप केंद्रीय बल। अगला पॉइंट है, आठवां पॉइंट है लॉरेंज बल। कौन सा बल है? लॉरेंज बल। जब किसी चालक तार को, जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता, जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे देखो इसका डायग्राम से समझना, ये देखो ये चुंबकीय है, क्षेत्र है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, क्या है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, चुंबकीय क्षेत्र, एफ के मतलब फोर्स, बल कहां पे लगा रहा? चुंबकीय क्षेत्र पर एफ है, ये लॉरेंज बल हो गया। आई क्या है? चालक तार है, क्या है? यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित चालक तार। अगला पॉइंट है नौवां, नाभिकीय बल। कौन सा बल है? नाभिकीय बल। तो किसी परमाणु में नाभिक के द्वारा, किसी परमाणु में नाभिक के द्वारा कक्षाओं पर लगने वाले बल को, कक्षाओं पर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल, किसी परमाणु में नाभिक के द्वारा कक्षाओं पर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल, अब देखो ये कक्षाएं है और ये नाभिक, नाभिक में एन के मतलब न्यूट्रॉन और पी के मतलब प्रोटॉन। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एन के मतलब न्यूट्रॉन, पी के मतलब प्रोटॉन, आई हो गया क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है? तो ही करा, किसी परमाणु में नाभिक के द्वारा कक्षाओं पर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। क्वेश्चन है, स्थिर बस में सवार व्यक्ति अचानक बस खुलने से व्यक्ति पीछे झुक जाता है, क्यों? यानी स्थिर बस में सवार व्यक्ति अचानक बस खुलने से व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो स्थिर बस में सवार व्यक्ति
बस के साथ विरामावस्था में रहता है। स्थिर बस में सवार व्यक्ति बस के साथ विरामावस्था में रहता है। जब अचानक बस खुलती है तो व्यक्ति का निचला भाग बस के साथ गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपरी भाग न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार ऊपरी भाग विरामावस्था में रहना चाहती है, विरामावस्था में रहना चाहता है। इसलिए स्थिर बस में सवार व्यक्ति अचानक बस खुलने से व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। अचानक बस खुलने से व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है या जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गतिशील बस में सवार व्यक्ति अचानक ब्रेक लेने से व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? यानी जब गतिशील बस रहता है तो उस पर सवार व्यक्ति अचानक ब्रेक लेने से वह आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो उत्तर, गतिशील बस में सवार व्यक्ति बस के साथ गतिशील बस में सवार व्यक्ति बस के साथ गति की अवस्था में रहता है, बस के साथ गति की अवस्था में रहता है। जब अचानक ब्रेक लिया जाता है तो व्यक्ति का निचला भाग बस के साथ विरामावस्था में आ जाता है। जब अचानक ब्रेक लिया जाता है तो व्यक्ति का निचला भाग बस के साथ विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपरी भाग न्यूटन के प्रथम गति के अनुसार गति अवस्था में रहता है। लेकिन ऊपरी भाग न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार गति अवस्था में रहना चाहता है। इसलिए अचानक ब्रेक लेने से व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इसलिए अचानक ब्रेक लेने से व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। फिर है, गतिशील बस से कोई व्यक्ति बाहर कूदता है। जब गतिशील बस से कोई व्यक्ति बाहर कूदता है तो वह बस की दिशा में कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाता है, क्यों? जब गतिशील बस में कोई व्यक्ति है तो वह बाहर कूदता है तो बस की दिशा में ही कुछ दूरी तक के चलने के बाद रुक जाता है, क्यों? ऐसा क्यों? तो उत्तर है, गतिशील बस में सवार व्यक्ति बस के साथ गति की अवस्था में रहता है। गतिशील बस में सवार व्यक्ति बस के साथ गति की अवस्था में रहना चाहता है, गति की अवस्था में रहता है। जब वह बाहर कूदता है तो व्यक्ति का पैर पृथ्वी के साथ विरामावस्था में आ जाता है। जब वह कूदता है तो व्यक्ति का पैर पृथ्वी के साथ विरामावस्था में आ जाता है, यानी पृथ्वी के साथ रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति का ऊपरी भाग न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। लेकिन न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार गति की अवस्था में रहना चाहता है तो व्यक्ति मुंह की ओर गिरता है। इस घटना से बचने के लिए व्यक्ति बस की दिशा में कुछ दूरी दौड़कर रुक जाता है। भाग में मेडगार्ड क्यों लगाया जाता है? क्वेश्चन क्या है, साइकिल के पहिया के ऊपरी भाग में मेडगार्ड क्यों लगाया जाता है? तो साइकिल के पहिया वृत्ताकार घूमती है। साइकिल के पहिया कैसा घूमती है? वृत्ताकार घूमती है। लेकिन पहिया के संपर्क में, यानी जो पहिया के संपर्क में कीचड़, धूलकण स्पर्शीय पथ पर गतिशील रहती है। धूलकण, कीचड़ स्पर्शीय पथ पर गतिशील रहती है,
जो व्यक्ति के पीठ पर जमा हो जाता है, जो व्यक्ति की पीठ पर जमा हो जाता है। और इस घटना से बचने के लिए साइकिल के पहिया के ऊपरी भाग में मेडगार्ड लगाया जाता है या मेडगार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन गति के प्रथम नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम। तो जब कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है, जब कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला देता है। जब तक उस पर अवस्था में परिवर्तन नहीं ला देता है। फिर से, जब कोई वस्तु गति है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, विराम है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला देता। उसे क्या कहेंगे? न्यूटन गति के प्रथम नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा किस प्रकार मिलती है? यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा किस प्रकार मिलती है? तो बताना है न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। किसके अनुसार हो गया? न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार। न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु गति है या विराम की अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। अब पैराग्राफ चेंज करके जड़त्व के अनुसार, जड़त्व की परिभाषा से हम जानते हैं कि जिस गुण के द्वारा कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है, जिस गुण के द्वारा कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है तो उस गुण को जड़त्व कहते हैं। उसी गुण को क्या कहेंगे? जड़त्व कहते हैं। इस प्रकार न्यूटन के प्रथम नियम गति के जड़त्व का परिभाषा मिलते हैं। इस प्रकार दोनों आपस में मिलते हैं। एक बार फिर से, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। अब जड़त्व की परिभाषा से हम जानते हैं कि जिस गुण के द्वारा कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है तो उस गुण को ही जड़त्व कहते हैं। इस प्रकार न्यूटन के प्रथम नियम गति के जड़त्व का परिभाषा। एक क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखें या न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम किसी असंतुलित बल के द्वारा न्यूटन गति के द्वितीय गति नियम किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती होती है तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसे क्या कहेंगे? न्यूटन के द्वितीय गति नियम। फिर से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती होती है तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसे न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहते हैं। अगला है न्यूटन के तृतीय गति नियम। न्यूटन के तृतीय गति नियम, तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। उसे क्या कहेंगे? न्यूटन के तृतीय गति नियम। जैसे नोट से देखो, समझो, ये पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु, यानी F1 F2
F1 में क्रिया बल और F2 में प्रतिक्रिया बल। अब यहां से देखो, पहला वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। जब पहला वस्तु दूसरा वस्तु पर बल लगाती है तो उसे क्रिया बल कहते हैं। उसे कौन सा बल कहेंगे? क्रिया बल। जब पहला वस्तु है जो दूसरा वस्तु पर बल लगाएंगे तो कौन सा बल लगेगा? क्रिया बल। कौन सा बल है? क्रिया बल। तथा दूसरा वस्तु पहला वस्तु पर बल लगाती है। जब दूसरा वस्तु पहला वस्तु पर बल लगाती है तो उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अर्थात F1 बराबर माइनस F2। विपरीत का मतलब क्या लगेगा? माइनस विपरीत। जब तक विपरीत नहीं बल लगेगा, बल लगेगा ही नहीं। F1 बराबर माइनस F2 यानी क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल। क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल। अगला क्वेश्चन, जड़त्व। जड़त्व क्या? तो जिस गुण के कारण कोई वस्तु, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है, उस गुण को जड़त्व कहते हैं। उस गुण को, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है, उस गुण को ही क्या कहेंगे? जड़त्व। क्या कहेंगे? जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला है विराम जड़त्व, दूसरा है गति जड़त्व, तीसरा है दिशा जड़त्व। पहला विराम जड़त्व। विराम जड़त्व यानी जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहती है, उस गुण को क्या कहेंगे? विराम जड़त्व। क्या कहेंगे? जिस गुण के कारण कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहती है, उस गुण को विराम जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यानी दूसरा, गति जड़त्व। कौन सा जड़त्व? यानी इसमें गति का नियम रहेगा। जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था में रहती है, यानी जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था में रहती है, उस गुण को गति जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे? उस गुण को गति जड़त्व कहते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा, दिशा जड़त्व। अगला पॉइंट है दिशा जड़त्व। तो जिस गुण के कारण कोई वस्तु हमेशा, यानी हमेशा दिशा चेंज करते रहता है, जिस गुण के कारण कोई वस्तु हमेशा दिशा बनाए हुए, हमेशा दिशा बनाए हुए गतिशील रहती है, उसे दिशा जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? फिर से, जिस गुण के कारण कोई वस्तु हमेशा दिशा बनाए हुए गतिशील रहती है, उसे दिशा जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहेंगे?